हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एंक्लस बेस्ड एमसीक्यूज की बात करेंगे ऑन नर्वस सिस्टम। ये सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है विथ रेशनल फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इससे पहले हमने सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के जो एंक्लस बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसके बारे में डिस्कस किया था। उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पे हम ऑल सिस्टम का 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन प्लानिंग द केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ हैड ए पोस्टीरियर फोसा इन फ्रंट टेंटोरियल क्रेनियोटोमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड व्हेन पोजिशनिंग द क्लाइंट। नर्स एक केयर प्लान प्रिपेयर कर रही है पेशेंट के लिए जिसका क्या है, पोस्टीरियर फोसा इन फ्रंट टेंटोरियल क्रेनियोटोमी हुई है। तो कौन सी पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी इस पेशेंट के लिए? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब है कौन सी पोजीशन नहीं देनी है इस पेशेंट को। तो पहले हम क्रेनियोटोमी देखेंगे कि क्रेनियोटोमी क्या है। एक सर्जरी है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द स्कल। जो हमारी स्कल है वहाँ से एक सर्जिकली एक बोन के पार्ट को रिमूव करना जो एक्सपोज हो रहा हो टू द ब्रेन। ओके, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द स्कल टू एक्सपोज द ब्रेन। अब ये इनफ्रंट टेंटोरियल क्या है ये देखेंगे हम। इनफ्रंट टेंटोरियल ये एक ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी, ये क्या है, हमारा ब्रेन। ठीक है, सॉरी ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी। ये हमारा ब्रेन है, ये क्या है, हमारा सेरिबेरम पार्ट है। ठीक है, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम पार्ट है हमारा। और ये जो है हमारा, ये कौन सा पार्ट है, सेरिबेलम। ठीक है, ये सेरिबेलम पार्ट है और ये सेरिब्रम पार्ट है। जो ये वाला सेरिब्रम पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रा टेंटोरियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुप्रा टेंटोरियल। और इस पार्ट को, जो हमारा ये सेरिबेलम वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्रंट टेंटोरियल। इनफ्रंट टेंटोरियल। ठीक है, ये हमारा इनफ्रंट टेंटोरियल हो गया। यहाँ पे एक लाइन डिवाइड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंटोरियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये हमारा टेंटोरियम हो गया। मेन हमें क्या देखना है यहाँ पे, इनफ्रंट टेंटोरियल, जो कि कहाँ पर आ रहा है, सेरिबेलम के पार्ट में। किसको बोलते हैं हम, सेरिबेलम पार्ट को इनफ्रंट टेंटोरियल बोलते हैं। और जो हमारा ऊपर का पार्ट है सेरिब्रम, इसे हम सुप्रा टेंटोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दी है, इनफ्रंट टेंटोरियल का पोस्टीरियर फोसा दिया है। ठीक है, पोस्टीरियर फोसा इनफ्रंट टेंटोरियल क्रेनियोटोमी। कहाँ की क्रेनियोटोमी हो रही है, जो हमारा पोस्टीरियर फोसा इनफ्रंट टेंटोरियल बोलते हैं जिसे हम। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया इनफ्रंट टेंटोरियल कहाँ आ रहा है। पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटोमी क्या होगी, इज ए सर्जिकल प्रोसीजर। अब हम इसको पूरी कंडीशन को क्या कहेंगे, इज ए सर्जिकल प्रोसीजर मेक ओपनिंग इन द बैक ऑफ हेड। क्योंकि जो हमारा ये जो सेरिब्रल पार्ट था, अभी हमने ड्रॉ किया, जो सेरिब्रम पार्ट था वो कहाँ आ रहा था, बैक ऑफ द हेड। तो हमारी ये पूरी कंडीशन की थ्योरी क्या होगी, पोस्टीरियर फोसा जो इनफ्रंट टेंटोरियल क्रेनियोटोमी है, इसकी होगी सर्जिकल प्रोसीजर मेक ओपनिंग इन द बैक ऑफ द हेड टू ट्रीट सर्टेन एबनॉर्मलिटीज़। क्यों करते हैं हम, कुछ सर्टेन एबनॉर्मलिटीज़ को ट्रीट करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, अब पोस्टीरियर फोसा हमने देख लिया, एक ऐसे भी बोल सकते हैं, स्मॉल स्पेस इन स्कल फाउंड नियर ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रम। ठीक है, इनफ्रंट टेंटोरियल क्या है या पोस्टीरियर फोसा क्या है, इज ए स्मॉल स्पेस इन स्कल फाउंड नियर ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रम। पार्ट ऑफ सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम हमने देख लिया था, नीचे हमारा सेरिबेलम बन रहा था, इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है कि सेरिबेलम पार्ट का जो हमारा सेरिबेलम है, सेरिबेलम का जो फंक्शन है वो क्या है। इज ए सेरिबेलम है क्या, इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड मूवमेंट। ठीक है, बैलेंस एंड मूवमेंट।
बैलेंस एंड मूवमेंट के लिए हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो पहले हमें ये देखना ज़रूरी था कि क्रेनियोटोमी और इन्फ्रंटेंटोरियल क्या है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है, जब तक हम फुली अंडरस्टैंड नहीं हो जाएंगे क्वेश्चन को, तब तक हम राइट आंसर फाउंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसमें इस कंडीशन में कौन सी पोजीशन क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं देनी है। सॉरी, कीपिंग द क्लाइंट फ्लैट ऑन द वन साइड और अदर, पेशेंट को फ्लैट लेटाना है वन साइड या दूसरी साइड, किसी भी साइड, या एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री, बेड को क्या करना है, एलिवेट करना है 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री पे एलिवेट करना है। लॉग रोलिंग और टर्निंग एज ए यूनिट व्हेन टर्निंग, या लॉग रोलिंग देना है, जो हमारी स्पाइन होती है उसमें जब फ्रैक्चर होता है तब भी हम लॉग रोलिंग पोजीशन देते हैं। कीपिंग द नेक इन न्यूट्रल पोजीशन, या जो हमारी नेक है उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखनी है। तो हमने अभी जो क्रेनियोटोमी इन्फ्रंटेंटोरियल देखा, इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा बैक ऑफ हेड है वहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा था। हमें मेन पॉइंट पर जाना है कि हमारा इफेक्ट कहाँ आ रहा था, बैक ऑफ द हेड। जो सेरिबेलम पार्ट था हमारा कहाँ था, बैक ऑफ द हेड। तो अगर हम वन साइड पोजीशन देंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इजीली वो पेशेंट दे रख सकता है। या लॉग रोलिंग देंगे, जो हम लॉग रोलिंग, आप एक इमेज देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके, इसमें भी क्या होगा, पोजीशन को इस पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कीपिंग द नेक न्यूट्रल पोजीशन, अगर न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे तब भी क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर एलिवेट करेंगे, आप एलिवेट करेंगे 30 डिग्री पर, तो क्या होगा, आपको सेरिबेलम पार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी यहाँ पर, सेकेंड, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री। ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसमें भी वही दिया हुआ है, सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी इस पोजीशन में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर क्लाइंट विथ सीजर प्रिकॉशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीजर प्रिकॉशन में पूछा है कौन सी कंडीशन क्या इसमें से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। अब सीजर क्या है, सीजर हमारा एपिलेप्सी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो नर्व एक्टिविटी है और ब्रेन की इज डिस्टर्ब। ठीक है, और जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो एलओसी है, एलओसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो सीजर में कौन सी कंडीशन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इंकरेज हिम टू परफॉर्म हिज आउन पर्सनल हाइजीन, खुद की पर्सनल हाइजीन को, खुद की साफ सफाई को परफॉर्म करने के लिए इंकरेज करना, उसे बढ़ावा देना। अलाउ हिम टू वियर हिज आउन क्लोथ, उसको अपने आप क्लोथ, जो कपड़े पहन रहा है उसके लिए अलाउ कर देना कि आप पहन सकते हैं। असेस हिज ओरल टेम्परेचर विथ ए ग्लास थर्मामीटर, या उससे ये बोलना है कि आप जो थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा ग्लास थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए, ओरल टेम्परेचर चेक करने के लिए। यहाँ पे हमें ये फोकस करना है, यहाँ पे ओरल टेम्परेचर पूछा है और ग्लास थर्मामीटर दिया है। ठीक है, फोर्थ है इंकरेज हिम टू बी आउट ऑफ द बेड, या उसे इंकरेज करना है कि आप बेड से बाहर जाएं या कुछ भी एक्टिविटी करें। तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है सीजर की कंडीशन में। सीजर अभी मैंने बताया, सीजर क्या है, एक नर्व सेल एक्टिविटी है और ब्रेन जिसमें डिस्टर्ब हो जाता है। एलओसी क्या है, उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पूरा अल्टर है। ठीक है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है, तो कौन सी कंडीशन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। राइट आंसर हमें यहाँ पे क्या होगा, 3, क्योंकि जब वो कॉन्शियस नहीं है और ग्लास थर्मामीटर हम ओरली उसको यूज़ करने के लिए, उसका टेम्परेचर असेस करने के लिए यूज़ करेंगे, तो हो सकता है वो उसको ब्रेक कर ले और उससे क्या हो, इंजरी हो जाए। ठीक है, यहाँ क्या चांसेस रहेंगे, इंजरी के चांसेस रहेंगे। तो हम ये क्या रखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। अदर एक्टिविटी वो सिंपली क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ओके, राइट आंसर हमारा 3 रहेगा। वही सब इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, और आप डिटेल में और ज़्यादा इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, which of the following should the nurse include in the teaching plan for a client with seizure who is going home with a prescription for gabapentin न्यूरोटिन। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको क्या, सीजर का पेशेंट है जिसको गाबापेक्टिन देकर क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, घर भेजने के लिए बोला जा रहा है।
तो नर्स कौन सा टीचिंग प्लान में इसमें से इंटरवेंशन इंक्लूड करेगी? ऑप्शन 1 है टेक ऑल मेडिकेशन अंटिल इट इज़ गॉन, या नोटिफाई द फिजिशियन इफ विजन चेंज अकर, या स्टोर गाबापेक्टिन इन द रेफ्रिजरेटर, या टेक गाबापेक्टिन विद एन एंटासिड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्सर। तो राइट आंसर हमारा इस पर क्या होगा? सीजर अभी हमने देखा था, सीजर क्या है? एक नर्व सेल एक्टिविटी है ब्रेन की जो डिस्टर्ब हो जाती है, जो हमारी नर्व सेल एक्टिविटी है ब्रेन की वो डिस्टर्ब हो जाती है और एलओसी हमारा क्या हो जाता है? अल्टर हो जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? गाबापेक्टिन देते हैं, ठीक है, गाबापेक्टिन देते हैं। तो हमारा गाबापेक्टिन क्या करता है? ऑन विज़न इफेक्ट करता है, ठीक है, हमारा जो विज़न है उसको डिस्टर्ब करता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 2, नोटिफाई द फिजिशियन इफ विज़न चेंज अकर। गाबापेक्टिन में इम्पेयर विज़न चेंज इन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन की हमारी कैपेसिटी है उसको चेंज करता है और विज़न हमारा इम्पेयर करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन। गाबापेक्टिन शुड नॉट बी स्टॉप एब्रप्टली बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर स्टेटर एपिलेप्टिकस, ठीक है। और हमें क्या करना है? उससे ये भी एडवाइस देनी है कि जो गाबापेक्टिन है वो सडनली क्या करनी है? स्टॉप नहीं करनी है, ओके। Okay, next question 4. What is the priority nursing intervention in the postical phase of seizure? इसमें पूछा है कि कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा इन पोस्टिकल फेज ऑफ सीजर। सीजर का एक फेज दिया है पोस्टिकल फेज। तो पोस्टिकल फेज क्या है ये हम बाद में देखेंगे। पोस्टिकल फेज क्या होता है? सीजर के बाद की कंडीशन, ठीक है, आफ्टर सीजर। तो कौन सी इसमें से प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा पोस्टिकल फेज में? 1 है रीओरिएंट द क्लाइंट टू टाइम, पर्सन एंड प्लेस, या 2 डिटरमाइन द क्लाइंट लेवल ऑफ स्लीपनेस, या 3 असेस द क्लाइंट ब्रीथिंग पैटर्न, या 4 पोजीशन द क्लाइंट कंफर्टेबल। तो हमारा इसमें प्रायोरिटी क्या रहेगी? सीजर के बाद की कंडीशन पूछी है पोस्टिकल फेज में, तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 3, असेस द क्लाइंट ब्रीथिंग पैटर्न। क्योंकि ए प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट विद पोस्टिकल फेज आफ्टर ए सीजर इज टू बी असेस द क्लाइंट ब्रीथिंग पैटर्न फॉर इफेक्टिव रेट, रिदम एंड डेप्थ। द नर्स शुड अप्लाई ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन टू द क्लाइंट इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर एयरवे होता तो हमारा एयरवे राइट आंसर होता, यहाँ पे ब्रीथिंग पैटर्न है तो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न राइट आंसर होगा, ठीक है। बाद में कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसके ब्रीथिंग पैटर्न को इफेक्टिव रेट उसको असेस करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5. द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट इन द पोस्टिकल फेज ऑफ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। द नर्स शुड डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज़। एक जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर की कंडीशन होती है उसमें पूछा है पोस्टिकल फेज, जो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर की कंडीशन है उसमें क्या नर्स को असेस करना चाहिए? ड्राउजनेस, 2 इनएबिलिटी टू मूव, 3 पैरेस्थीसिया, 4 हाइपोटेंशन। राइट आंसर होगा हमारा 1, ड्राउजनेस। क्यों? द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू क्लाइंट इन पोस्टिकल फेज टू एक्सपीरियंस ड्राउजनेस टू somnolence because exhaustion result from the abnormal spontaneous neuron firing and tonic-clonic motor response। ड्राउजनेस में क्या होता है? एकदम उसे धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है सब, ओके। तो पोस्टिकल फेज में क्या होती है? हमें कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. विच ऑफ द मैनिफेस्टेशन is a typical reaction to long-term phenytoin sodium dilantin therapy? करते हैं किसमें करते हैं? एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो फिनाइटोइन है हमारा, जिसे फिनाइटोइन सोडियम जिसे डायलेंटिन भी बोलते हैं, इसका हम एपिलेप्सी में ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एपिलेप्सी। और ये किस पर इफेक्ट करती है? फेस पर। और जो हमारे जो जम्स है उसकी क्या करती है? एक्सेसिव ग्रोथ करती है और जिंजिवाइटिस कॉज करती है, ठीक है। तो कौन सा मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेगा? राइट आंसर हमारा क्या होगा? 3 हमारा राइट आंसर होगा, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ जम टिश्यू, ओके।
A common adverse effect of long-term phenytoin therapy is an overgrowth of gingival tissue. Problem may be minimized with good oral hygiene, but in some cases overgrowth tissue must be removed surgically. जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है, अगर जिंजिवल की जो नॉर्मल कंडीशन हमें जिंजिवाइटिस की देखने को मिल रही है, जो ग्रोथ जम्स में क्या हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रही है, उसको हम नॉर्मली अगर है थोड़ी है माइनर है तो हम ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर ओवर ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज़ है तो हमें क्या करना पड़ता है, सर्जिकली उनको रिमूव करना पड़ता है। और फिनिटोइन क्या करती है, कॉज नहीं करती है वेट गेन और इंसोमेनिया और जो डेटीरोटिंग आईसाइट है उसको, ठीक है, हमारे फेस पर इफेक्ट करती है, बट मोस्टली किस पर, जम्स पर। ओके, जम्स की क्या कर देती है, ओवर ग्रोथ कर देती है। इंसोमेनिया होता है लैक ऑफ स्लीप, क्या नींद नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट फॉर एन इस्केमिक स्ट्रोक द प्राइमरी गोल इज टू कंट्रोल द क्लाइंट्स। एक पेशेंट है, उसने क्या लिया है, थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट लिया था इस्केमिक स्ट्रोक की कंडीशन में, तो उसका क्या हो गया है, फर्स्ट 24 आवर्स हो चुके हैं, तो प्राइमरी गोल पूछा है क्या होगा, हमें पल्स चेक करनी है, रेस्पिरेशन या ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं थ्रोम्बोलाइटिक स्ट्रोक क्या है, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक और स्ट्रोक क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक है जो हमारी वेन्स या आर्टरीज है उसमें क्या हो जाना, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना, एज ए थ्रोम्बोलाइटिक कंडीशन है कि उसको ट्रीट करना एज ए थ्रोम्बोलाइटिक, ठीक है। तो इसको हम जो क्लॉट है उसको थ्रम्बस बोलते हैं और थ्रोम्बोलाइटिक उसको ट्रीटमेंट हुआ है। इस्केमिक स्ट्रोक क्या है, ये है डैमेज टू द ब्रेन आर्टरीज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इज ए इस्केमिक स्ट्रोक, जिसे हम क्या बोलते हैं, CVAB बोलते हैं, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, सॉरी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CVA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम इस्केमिक स्ट्रोक को। ये किसकी वजह से होता है, जो आर्टरीज में ब्लड सप्लाई हो रही है वो क्या हो जाना, कम हो जाना, लैक हो जाना या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना ड्यू टू थ्रम्बस। ओके, तो इस कंडीशन में हमारी फर्स्ट 24 आवर्स में प्रायोरिटी क्या रहेगी, राइट आंसर होगा हमारा ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर जो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, अगर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो अगर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और अगर हमारी कहीं पर किस कंडीशन में ब्लड जो हमारा सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ब्लड प्रेशर को चेक करना, ठीक है, मेंटेन करना, ओके, या कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द एडमिशन ऑफ द क्लाइंट विद ए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। एक क्लाइंट एडमिट हुआ है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का, तो फर्स्ट 24 आवर एडमिशन का प्रायोरिटी पूछिए, नर्सिंग असेसमेंट क्या प्रायोरिटी होगी। तो जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू ब्रेन, उसमें क्या होता है, क्लॉट जम जाता है, ठीक है, वही जो अभी मैंने आपको बताया था थ्रोम्बोटिक, वहाँ पे मुझे यही याद आ गया था, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, वहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक अलग दिया हुआ था, स्ट्रोक अलग दिया हुआ था, इस्केमिक स्ट्रोक। तो पूरा हमारा जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी जो ब्रेन में सप्लाई हो रही है जिन आर्टरीज़ की, उसमें क्या हो जाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये अभी हम देख चुके हैं, उसमें क्या हो जाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं। तो इस कंडीशन में प्रायोरिटी पूछी है, फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करना, या पिपल साइज एंड पिपलरी रिस्पॉन्स को चेक करना, या बाउल साउंड को, या इकोकार्डियोग्राम। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे पिपल साइज एंड पिपलरी रिस्पॉन्स। इसमें जो पिपल्स है हमें कैसी देखने को मिलती है, पिपल्स इसमें हमें देखने को मिलती है बिकम फिक्स्ड इन डायलेट पोजीशन एंड नॉट रिएक्ट टू लाइट। जो हमारी पिपल्स है, जैसे ये पिपल्स है, ये क्या होगी, डायलेट हमें देखने को मिलेंगी और फिक्स्ड कंडीशन में, और जो लाइट की
तरफ रिएक्शन होता है टू द लाइट वो नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल टू मॉनिटर द पिपल साइज एंड पिपलरी रिस्पॉन्स टू indicate change around the cranial nerve. The cholesterol level is not a priority assessment, although the may be assessment to be addressed for long term healthy lifestyle rehabilitation. ठीक है, हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, पिपल्स को चेक करना, क्योंकि हमारा जो सेरिब्रल स्टॉक है वो किस पर इफेक्ट डालता है, पिपल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9. What is the expected outcome of thrombolytic ड्रग थेरेपी फॉर स्ट्रोक? एक्सपेक्टेड आउटकम पूछा है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का स्ट्रोक में जो दी जा रही है, वो क्या करती है। 1. इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, जो हमारी वेस्कुलर परमिएबिलिटी है उसको बढ़ा देती है, या वेजो कंस्ट्रक्शन करती है, डिसॉल्व एम्बलाई करती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज। तो अभी हम ये बहुत बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि हमारा जो थ्रम्बस होता है वो क्या होता है, जो वो है क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है, थ्रम्बस या एम्बोलाई भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। अगर वो थ्रम्बस और एम्बोलाई में क्या डिफरेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है हमें, क्योंकि जबकि हम जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हैं वो बोथ के लिए ट्रीट के लिए हम देते हैं, थ्रम्बस के लिए भी और एम्बोलाई के लिए भी। जो थ्रम्बस है वो भी क्लॉट का फॉर्मेशन है, जो एम्बोलाई है वो भी क्लॉट का फॉर्मेशन है, बट अगर वो एक पोजीशन में है, एक फिक्स कंडीशन में, फिक्स जगह पे है, तो वो हमारा क्या होता है, थ्रम्बस होता है। बट अगर वो मूवेबल है, मतलब वो क्या हो रहा है, वो क्लॉट एक जगह से, एक आर्टरी से दूसरी आर्टरी में, या एक जगह से थोड़ा आगे की तरफ, पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, एम्बोलाई है। एग्जाम्पल 4, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारा यहाँ पे क्या था, क्लॉट था। ये अब कितने टाइम बाद भी हम चेक करें, अगर यही है तो हमारा ये क्या है, थ्रम्बस है। बट अगर हम नेक्स्ट 24 आवर या कुछ टाइम बाद चेक करें तो ये थ्रम्बस हमारा क्या आ गया, यहाँ आ गया, तो दैट्स एम्बोलाई। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या करता है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, डिसॉल्व एम्बोलाई, ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unconscious client with multiple injuries arrive in the emergency department, which nursing intervention receive the highest priority? एक पेशेंट को क्या हुई है, मल्टीपल इंजरी हुई है, ठीक है, बहुत जगह उसे इंजरी हुई है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसे लाया गया है। कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा, तो हमारा यहाँ पे हम डायरेक्ट राइट आंसर पर जा सकते हैं। राइट आंसर हमारा होगा 1, एस्टैब्लिश एन एयरवे, क्योंकि ऑलवेज हमारा जो ABC है वो क्या रहता है, प्रायोरिटी रहता है। A4 एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, बट अब CAB हो गया है, ठीक है, ये याद रखना है हमें। अब क्या हो गया है, CAB हो गया है, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। ओके, तो हमारी ये क्या रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट यहाँ पर राइट आंसर पर जा सकते हैं। वैसे अदर क्वेश्चन पे कभी भी डायरेक्ट नहीं जाना है, नहीं तो वो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट राइट आंसर पर जा सकते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू मॉनिटर। क्लाइंट को काय का रिस्क है, ICP का। किसका रिस्क है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो उसका क्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज होने का। तो कौन सी प्रायोरिटी पूछी है, मॉनिटर, क्या मॉनिटर करना चाहिए, इसमें से कौन सी प्रायोरिटी रहेगी। जो ICP है, क्रेनियल प्रेशर क्या होता है, जो हमारी ब्रेन के आर्टरीज है उसमें लगने, जो हमारी ब्रेन के आर्टरीज है, आर्टरीज में लगने वाला प्रेशर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। हमारा नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना रहता है, 15 mm/Hg, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारी प्रायोरिटी पूछी है, क्या रहेगी। ऑब्वियसली अगर हमारा क्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो वो हमारी क्या होगी, पिपल्स पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, अनइक्वल पिपल साइज मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि in increase in ICP cause unequal pupil size as a result of pressure on the third cranial nerve,
क्यों हमें अनइक्वल पिपल साइज देखने को मिलेगा? जो हमारी पिपल्स है दोनों आइज़ की, वो हमें क्या देखने को मिलेगी? अनइक्वल, मतलब दोनों एक जैसी नहीं होंगी, एक बराबर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो ICP इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हम कब मानेंगे? मोर देन 20, ठीक है। अगर मोर देन 20 है ICP mmFHG इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो किस पर प्रेशर डालता है? प्रेशर ऑन थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व हमारी कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। ऑक्यूलो मोटर नर्व इज ए थर्ड क्रेनियल नर्व। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो ऑक्यूलोमोटर है, ठीक है। जो कि क्या करती है? हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आइज एंड आइज मसल्स एंड आईलाइट्स, ओके। जो किस में हेल्प करती है? हेल्प इन मूवमेंट्स ऑफ आइज। ये किस में हेल्प करेगी? मूवमेंट्स ऑफ आइज। तो पिपल्स हमारी जो है वो क्या रहेंगे? हमें अनइक्वल देखने को मिलेगी अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वो उसका क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व पर वो प्रेशर डालेगी और उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, ओके। इंक्रीज ICP कॉज एन इंक्रीज इन द सिस्टोलिक प्रेशर विच रिफ्लेक्ट द एडिशनल प्रेशर नीडेड टू perfuse the brain, okay. Next question, what should the nurse do first when a client with a head injury begin to have clear drainage from the nose? क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट को क्या हुआ है? हेड इंजरी हुआ है और पेशेंट को क्या आ रहा है? क्लियर ड्रेनेज आ रहा है नोज से। तो नर्स को फर्स्ट क्या करना चाहिए? कंप्रेस द नोज। नीड्स, जो नीड्स है नोज है उसको कंप्रेस करना चाहिए। टिल्ट द हेड बैक, जो हेड है उसको बैक करना चाहिए। गिव द क्लाइंट टिश्यू टू कलेक्ट द फ्लूइड या एडमिनिस्टर एन एंटीहिस्टामाइन फॉर पोस्ट नेजल ट्रिप। देखो यहाँ क्या आ रहा है? क्लियर ड्रेनेज। क्लियर ड्रेनेज से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप की हेड इंजरी है। तो हमें क्या करना है? मोस्टली हमें यहाँ क्या करना है? ड्रेनेज को कलेक्ट करना है। अगर हम नोज़ को यहाँ क्या कर ले रहे हैं? कंप्रेस कर ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? ड्रेनेज कलेक्ट नहीं होगा। और क्या कर दे रहे हैं? हेड को बैक कर दे रहे हैं, तो भी क्या होगा? ड्रेनेज रुक जाएगा और कलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, और से हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी एक कंडीशन कॉज कर सकती है। और हम इसमें एंटीहिस्टामाइन नहीं देंगे, कोई इफेक्टिव नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3। गिव द क्लाइंट टिश्यू टू कलेक्ट द फ्लूइड। उसे टिश्यू देना है, फ्लूइड को कलेक्ट करना है, ताकि उसको हम क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके, यूज़ कर सके, ठीक है। हो सकता है वो क्या हो? CSF हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो या अदर फ्लूइड हो, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? उसको कलेक्ट करके। तो हमें क्या करना है? जो फ्लूइड आ रहा है नोज से, ड्रेनेज जो आ रहा है, उसको कलेक्ट करना है। उसको हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? गिव द क्लाइंट टिश्यू टू कलेक्ट द फ्लूइड। राइट आंसर हमारा क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये हम रेशनल आगे पुट आउट कर देते हैं, बैक कर देते हैं, तो उसको आप होल्ड करके या वीडियो रोक के आप उसको फुली रीड कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पैटर्न इंडिकेट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन द ब्रेन स्टेम? इसमें से कौन सा रेस्पिरेटरी पैटर्न इंडिकेट करता है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है? तो ऑप्शन है स्लो रेगुलर रिस्पायरेशन, रैपिड शैलो रिस्पायरेशन, या एसिमेट्रिक चेस्ट एक्सोरेशन, या नेजल फ्लेयरिंग। तो जब हमारा ICP बढ़ता है तब हमें कौन सी रिस्पायरेशन देखने को मिलती है? स्लो रेगुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। जब हमारा ICP जो है वो इंक्रीज़ होगा तो हमें कैसी रिस्पायरेशन देखने को मिलेगी? स्लो रेगुलर रिस्पायरेशन। अगर ये हमें देखने को मिल रही है तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ICP क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूरल control of respiration take place in the brain stem deterioration and pressure produce regular respiration pattern. Rapid shallow respiration, asymmetric chest movement and nasal flaring are more characteristic of respiratory distress और hypoxia. ठीक है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के और हाइपोक्सिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nursing intervention is appropriate for client with an increased intracranial pressure of 20 mm of Hg? इसमें पूछा है नर्सिंग इंटरवेंशन, पूछिए कौन सी अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगी जब हमारा ICP क्या है? 20 mm of Hg देखने को मिल रहा है।
तो ये क्या है, बढ़ा हुआ है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या है, इंक्रीज है, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है 15 होता है। तो उसे हम क्या देंगे, ऑप्शन 1 है गिव द क्लाइंट ए वार्मिंग ब्लैंकेट, गर्म ब्लैंकेट देंगे उसे, या एडमिनिस्टर लो डोज बार्बिट्यूरेट्स, या बार्बिट्यूरेट्स की लो डोज एडमिनिस्टर करेंगे, या इंक्रीज द क्लाइंट टू हाइपर वेंटिलेशन, या रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे 3, इंक्रीज द क्लाइंट हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या है, इज यूज ए मशीन टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग अबव नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हम क्या करते हैं, इसमें ब्रीथिंग लाते हैं, एक मशीन का यूज़ करते हैं जो ब्रीथिंग रेट है उसको इंक्रीज़ कर देती है। इसमें क्या होता है, जो CO2 है ब्लड में वो कम हो जाती है, एंड जो ब्रेन की स्वेलिंग है वो कम कर देती है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, जो CO2 है वो डिक्रीज़ होगी, और ब्लड में जो CO2 है वो कम होगी, और जो स्वेलिंग है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, स्वेलिंग भी रिड्यूस होगी। नॉर्मल ICP हमने बताया था अभी कितना होता है, 15 mm ऑफ Hg, और लेस देन 50 to 30 सेकेंड और लॉन्गर हाइपर वेंटिलेशन कॉज वेजो कॉन्ट्रक्शन विच रिड्यूस। कैसे होगा, जो भी मैंने बताया, जो हाइपर वेंटिलेशन है उसको हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, विच रिड्यूस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड वॉल्यूम, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग सस्टेन इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, ये कैसे करता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम, ये वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करेगा, जो कि क्या करेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा 3, इंक्रीज द क्लाइंट फॉर हाइपर वेंटिलेशन टू हाइपर वेंटिलेशन। Thanks for watching friend. Subscribe High Target Point for watch more videos. Press bell icon for notification. Like and share in your friends. Thank you friends.